नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा यान अकेडमी में। हम लोग सीटेट प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। हमारी क्या है, इंग्लिश प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं, तो उसमें देखते हैं आज की देखते हैं हमारी अगली प्रैक्टिस सेट क्या होगी। आशा करते हैं आप लोगों का एग्जाम अच्छा जा रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल कोट्स क्या है। दिया है, काबिल होकर भी कामयाब न हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूंगा मैं। काबिल होकर भी कामयाब न हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूंगा मैं। बीत जाता है एक और साल यूं ही, बीत जाता है एक और साल यूं ही, पर एक और अभ्यास करूंगा मैं। दोस्तों अभी अभी पिछला ईयर बीता है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग काबिल होके भी सफल नहीं हो रहे। तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं, हताश हो जाते हैं कि हमने सारी मेहनत की, सब कुछ करके, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। इससे हमें क्या करना है, हमें और एक थोड़ा प्रयास करना ही होगा। काबिल होकर हम सफल नहीं हो रहे तो इससे हताश नहीं होना है, बल्कि ये हिम्मत बांधनी है कि आज नहीं तो कल हम सफल होंगे। तो हमें बस अभ्यास करना है। बीत जाता है, साल तो यूं ही बीतता है, लेकिन फिर भी क्या करना है, प्रयास करेंगे और सफल होकर ही दिखाएंगे। ये जिद ठान लीजिए तो एक न एक दिन तो सफलता मिलेगी। साल का क्या है, आना और जाना लगा रहता है। तो चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पैसे से, हमारा पहला क्वेश्चन ही पैसे से होता है। पहले पैसेज को देखेंगे, उसके बाद पेडागोजी से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पैसे से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। दिया गया द पोएम सजेस्ट दैट, पोएम सजेस्ट दैट मतलब पोएम क्या सजेस्ट करता है उसको देखते हैं। तो इसमें दिया गया है, पोएम को देखते हैं, पोएम को पढ़ लेते हैं, तब देखते हैं कि उसमें क्या इसका अर्थ दिया जा रहा है। दिया गया है पोएम, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, यू सॉलिटरी हाईलैंड लेस। यहाँ पे देखेंगे, पहले हम जान लेते हैं कि पोएम है किसकी। तो पहले पढ़ते हैं, फिर देखते हैं पोएम है किसकी। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, स्टॉप हियर और जेंटली पास, एलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन एंड सिंग्स ए मेलांकोलिक स्ट्रेन। ओ लिसन, मेलांकोलिक स्ट्रेन मतलब होता है सैड सॉन्ग होता है, सैड सॉन्ग। इसी के साथ देखते रहते हैं, बाकी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। Oh listen, for the well profound is overflowing with the sound, no nightingale did ever chant more welcome notes to weary band of travels in some shady haunts among Arabian sands, voice of thrilling never was heard। आगे दिया गया, in spring time for the cuckoo bird breaking the silence of the seas among the farthest hybrids, will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago, or it is some more humble lay familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पोएम किसके बारे में कहेगा, तो हमें पढ़ के पता चल गया पोएम किसकी होगी। आप लोग जानते हो द सॉलिटरी रीपर है। पोएम का नाम क्या है, द सॉलिटरी रीपर। ये किसके द्वारा ली गई थी, ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है द सॉलिटरी रीपर्स, वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, जो कि रोमांटिक पोएट है, वो नेचर के बारे में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये सॉलिटरी पोएम है, सॉलिटरी रीपर्स पोएम का नाम है। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखिए एक कैसा सॉन्ग है, एक सॉलिटरी रीपर है जो एकांत एक जगह अकेले गाना गा रही है। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसका क्या, द पोएम सजेस्ट दैट, पोएम क्या सजेस्ट करता है। तो ऑप्शन देखते हैं, द सॉन्ग द गर्ल इज सिंगिंग इज मीन्ड फॉर अदर्स, वो गाना गा रही है मीन्स फॉर अदर्स, अदर्स के लिए। द पोएट इज ग्रेटली मूव्ड बाय द सॉन्ग, the song that girl is singing is one of ecstasy, the theme of the song concern familiar matters of today। आज के मैटर से फैमिलियर सॉन्ग को गा रहे, तो ऐसा नहीं। आप देखते हैं ऑप्शन बी दिया गया है, द पोएट इज ग्रेटली मूव्ड बाय द सॉन्ग। इस पोएम के द्वारा पोएट क्या कर रहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो एक नेचर पोएट है, जहां भी नेचर की सुंदरता को देखते हैं उसके बारे में पोएम लिखते हैं। यहाँ पे देखते हैं सॉलिटरी रीपर, ये नेचर के बारे में सुंदरता का वर्णन किया गया है। वहां पे देखते हैं कौन एक मेलांकोली सॉन्ग गाया जा रहा है किसी एक लड़की के द्वारा, जो कि एकांत में अकेली लड़की है, उसके द्वारा गाना गाया जा रहा है। तो ये किस प्रकार का सॉन्ग है, ये एक मेलांकोलिक सॉन्ग है। वो कैसे एकांत में अपने आप को अकेलापन महसूस करके करती है। तो पोएट क्या करते हैं,
द पोएट इज ग्रेटली मूव्ड बाय द सॉन्ग, उस सॉन्ग के द्वारा वो क्या करते हैं, मूव्ड हो जाते हैं और सॉन्ग की रचना करते हैं, इस पोएम की रचना करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, द सॉन्ग इज एड्रेस्ड टू, सॉन्ग किसको एड्रेस्ड करता है। ऑप्शन देखते हैं, द ट्रेवलर्स हु पास बाय, क्या ट्रेवलर जो पास वहां से होते हैं उनके बारे में। हरसेल्फ, द वेल अराउंड हर, द पोएट। यहाँ पे देखते हैं जो उसको क्या किसको एड्रेस किया, यहाँ जो सॉलिटरी रीपर्स है वो क्या है, एक गर्ल है, तो यहाँ पे हरसेल्फ जो है ऑप्शन सही होगा, जो कि एक गर्ल है सॉलिटरी रीपर। इसके बारे में यहाँ पे पोएम को गर्ल को एड्रेस किया गया या फिर हरसेल्फ को एड्रेस किया गया है, तो ऑप्शन क्या सही होगा, बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द फ्रेज ए मेलांकोलिक स्ट्रेन मीन्स, हमने अभी पैसेज पढ़ा तो हम बताएं मेलांकोलिक स्ट्रेन मतलब क्या होता है, सैड सॉन्ग। तो आप सीधे ऑप्शन लिखते हैं ए सैड सॉन्ग, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द टोन ऑफ द पोएम इज, पोएम की टोन क्या है, तो वहां पे देखते हैं लड़की जो दुख व्यक्त कर रही, वहां पे मेलांकोलिक सॉन्ग मतलब जैसे एकांतपन, अकेला किसी वहां पे जाके अपना सॉन्ग को गा रही, गुनगुना रही है, तो क्या दर्शा रहा है, वहां पे वो सैड है एकदम से। तो यहाँ पे देख चीयरफुल, क्या चीयरफुल है, नहीं पैशनेट, लाउड नहीं, यहाँ पे सैड सॉन्ग की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन अमंग अरेबियन सैंड्स, अब पैसेज में दिया गया अमंग अरेबियन सैंड्स की चर्चा की गई है, तो उसमें देखते हैं कि यहाँ पे पैसेज में देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे तो हमें क्या फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाए, फिगर ऑफ स्पीच की डिफिनीशन तो हम लोग जानते हैं, सारे फिगर ऑफ स्पीच हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें देखते हैं कि किसकी चर्चा की गई है, तो देखते हैं मेटाफर, क्या मेटाफर, तो मेटाफर की कोई चर्चा नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन बी मेटोनिमी, मेटोनिमी देखिए दोस्तों कोई भी यहाँ पे बात नहीं करी गई है। पर्सनिफिकेशन, किसी निर्जीव चीजों को सजीव में नहीं दिखाया गया है। यहाँ पे क्या किया जाता है, अमंग अरेबियन सैंड्स, यहाँ पे देखिए किसकी अलिट्रेशन, लास्ट एक बचता है अलिट्रेशन, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती है, तो यहाँ पे देखते हैं किसकी रिपीटेशन होगी, ए, अमंग, अरेबियन में ए, सैंड में ए, यहाँ पे किसकी रिपीटेशन हो रही, ए की रिपीटेशन अधिक हो रही है, तो यहाँ पे अलिट्रेशन होगा। उसके बाद देखते हैं, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द लाइन, यहाँ पे लाइन दी गई, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज एमंग द फार्देस्ट इट हाइब्रिड्स। यहाँ आप देखते हैं क्या हाइब्रिड्स को क्या दर्शाया गया, ये एक निर्जीव चीज है, इसको सजीव के रूप में दर्शाया गया है। तो क्या कोई ऐसी निर्जीव चीज जो गाना गा के वहां पे साइलेंस को खत्म कर देती है, शोर मचाती है, क्या कहीं पे ऐसा होता है, ये केवल एक इंसान, एक मनुष्य ही कर सकता है। यहाँ पे हाइब्रिड्स को किस रूप में दिखाया गया है, सजीव के रूप में दिखाया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाता है, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, वो समुद्र के किनारे को साइलेंस को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, मतलब खत्म कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा, बी सही होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, यू रिसेंटली यूज ए न्यू वर्ड, आप एक जल्दी मतलब कोई भी है न्यू वर्ड, नया शब्द का प्रयोग कर रहा है। हैविंग लिसन टू इट योर स्टूडेंट यूजेस द सेम वर्ड इन द सेंटेंस ऑफ हिज ओन। आप क्या करेंगे, वहां पे हम स्टूडेंट को बोलेंगे कि सेंटेंस का सुनकर उसको आप यूज करो, अपने सेंटेंस में उसको प्रयोग करके एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करने को बोल रहे हैं। यहाँ देते हैं, यू देन प्रेज द स्टूडेंट फॉर यूजिंग द वर्ड, फिर उसके बाद जो वर्ड स्टूडेंट को यूज कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको पुरस्कार देते हैं, मतलब उसकी प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट, दिस लैंग्वेज एक्विजिशन स्ट्रेटेजी मोस्ट डिपिक्ट, ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन की स्ट्रेटेजी बताई जा रही है किसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए दिया गया स्किनर थियरी ऑफ लर्निंग, ऑप्शन बी दिया गया पियाजेट थियरी ऑफ लर्निंग, ऑप्शन सी दिया गया चॉम्स्की थियरी ऑफ लर्निंग, ऑप्शन डी दिया गया बर्नर्स थियरी ऑफ लर्निंग। यहाँ पर हम दोस्तों ध्यान देंगे प्रेज को देखेंगे, प्रेज किया जा रहा है स्टूडेंट को ना, तो प्रेज प्रशंसा या फिर उसको जो हतोत्साहित करना, दंड देना, पुरस्कार देना, ये किसके अंतर्गत आता है, ये पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। और पुनर्बलन का सिद्धांत कौन दिए हैं, तो हमारे स्किनर, बीएफ स्किनर जी ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है। यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन ए सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ए वर्ड वॉल क्या है, ए वर्ड वॉल इज ए सेट ऑफ वर्ड written or printed in a large font and posted it classroom wall in visible manner। क्या होता है कि छोटे बच्चों जब हम प्राइमरी स्कूल में प्राथमिक विद्यालय में देखते हैं तो वहां पे वॉल पे, दीवारों पे
क्या पोस्टर लगे होते हैं, कोई भी शब्द लिख कर, कोई भी अक्षर लिख कर बड़े बड़े अक्षर में उसको पोस्टर लगा के लगा दिया जाता है, पूरे क्लास को सजा दिया जाता है, ताकि इससे क्या होगा, बच्चे क्या सीखेंगे, इससे यही पूछा जा रहा है कि। और ये टेक्निक बहुत अच्छी भी होती है, इससे बच्चे आसानी से सीख भी सकते हैं, क्योंकि वो अगल बगल सारी चीजों को देखते रहते हैं तो उन्हें सारी समझ अच्छे से विकसित होती है। इसमें पूछा जा रहा है वो सबसे अच्छा क्या विकसित होता है, बच्चों के अंदर कौन सी भावनाएं विकसित होती है, कौन सी टेक्निक्स होती है। ऑप्शन ए दिया स्ट्रक्चर स्टोरी टेलिंग, क्या वो स्टोरी को टेलिंग करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन की कोई बात नहीं होगी यहाँ पे। फॉर्मेशन ऑफ लेटर, क्या सेंटेंस को बनाने का तरीका, तो बनाने का तरीका तो बच्चों को बचपन में ही सिखाया था, तो वहाँ पे कैसे का बनाना है, कैसे खा बनाना है, ये सब सिखाया जाता है, वो कॉपी पे सिखा दिया जाता है। जो पोस्टर दीवारों पे लगे होते हैं उसको क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूट वर्ड्स। वहां पे क्या करेंगे, जो रूट वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं जिसको समझने में बच्चों को आसानी होती है, जो दीवारों पे पोस्टर्स लगे होते हैं बड़े बड़े अक्षर में, उसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया जाता है, फिर वो दीवार पे पोस्टेड कर दिया जाता है, ताकि बच्चे देख के उसको अच्छे से समझ देंगे। यहाँ पे क्या, अंडरस्टैंडिंग द रूट वर्ड्स, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खाली स्थान दिया, इज द कोर ऑफ रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल की कोर क्या होती है, केंद्र बिंदु क्या होता है, उसको देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन पिछले साल अभी पूछा गया था, इसमें विवाद भी हुआ था, तो हम देखेंगे। ऑप्शन ए है लेटर नॉलेज, क्या लेटर का नॉलेज होगा। ऑप्शन बी है मीनिंग, ऑप्शन सी है स्पेलिंग, और ऑप्शन डी है फ्लुएंसी। दोस्तों हम लोग ध्यान देंगे, सारे बच्चे, अधिकतर बच्चे इसको लगाए थे फ्लुएंसी, और लोग अपना नंबर गिन के बैठे थे कि मेरा नंबर क्या होगा, फ्लुएंसी लगाए हैं तो एक नंबर अपना काउंट कर करके बैठे। लेकिन जब सीबीएसई का आंसर आया तो सीबीएसई के आंसर की में मीनिंग को सही आंसर बताया गया था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सीबीएसई के द्वारा जो माना जाएगा हमें वही आंसर चूज करना होगा। क्यों, क्योंकि नंबर वहीं से मिलना है, सीबीएसई जिसको सही कर देगा तो वो नंबर वहीं काउंट होगा। हम जो लगाए थे फ्लुएंसी, और बहुत से बच्चे लोग लगाए थे फ्लुएंसी, यहाँ पे ये गलत हो जाता है, इसमें दो ही कंफ्यूजन था। तो सीबीएसई ने मीनिंग को सही माना है, ऑप्शन बी को सही माना है कि मीनिंग इज द कोर ऑफ द रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल की कोर या केंद्र बिंदु क्या होता है, मीनिंग, अर्थ को समझना होता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मिस ग्रेस आस्क्ड हर स्टूडेंट। मिस ग्रेस टीचर है, वो क्या करती है, अपने बच्चों से पूछती टू लिसन टू ए पॉडकास्ट एंड रिप्रेजेंट द स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ ए डायग्राम। दिस एक्टिविटी प्रोवाइड्स द स्टूडेंट द लीस्ट अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर। ये जो एक्टिविटी करा रही है टीचर, ये बच्चों को सबसे कम किसमें प्रोत्साहित करेगी, क्या उनको सिखाने के लिए करेगी, आइडिएशन। ऑप्शन बी है एक्टिव लिसनिंग। देखिए यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग तो सही होगा, क्यों, क्योंकि बच्चों को बोलने कि आप लोग पहले इसको सुनिए, फिर उसके बाद क्या करें, इसका स्ट्रक्चर बना के स्टोरी के तरह इसका डायग्राम बनाना है। यहाँ पर तो होगा कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन समझ, ये तो होगी ही। अगर बच्चों को समझ नहीं होगी वो स्टोरी का डायग्राम या फिर कोई भी फॉर्म, डायग्राम का फॉर्म कैसे बना पाएंगे, ये बिना समझ के नहीं। स्ट्रक्चर का नॉलेज तो बच्चों को होगा ही, बच्चों को स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ हम देखते हैं सबसे कम क्या इंप्रूव होगा, आइडिएशन। आइडिएशन से इसमें कोई मतलब नहीं, बाकी ये तीनों इससे, इस एक्टिविटी से इंप्रूव होंगे, लेकिन आइडिएशन नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन ए सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, Which of these would be the most suitable to teach summarizing to a student? कोई भी पैसेज दिया गया उसको समराइजिंग को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। यहाँ पे मोस्ट सुटेबल पूछ रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं। What could be the title of this story? इस स्टोरी की टाइटल क्या होगी। दोस्तों आप लोगों में भी पैसेज पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इस क्वेश्चन को। ऑप्शन बी द ऑफ एन अल्टरनेटिव एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी। क्या इस स्टोरी की एंडिंग को हम जानना चाहेंगे। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द डॉग्स कैरेक्टर। क्या किस प्रकार, क्या राइटर कुत्ते के कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहा था, ऐसा है, ये सब नहीं होगा। गेस व्हाट इट हैपेन इन द स्टोरी बेस्ड ऑन द गिवन इमेज। इमेज को दिखाएंगे, फिर उससे गेस इस स्टोरी में क्या किया जा रहा है। बच्चों कहेंगे कि आप लोग गेस करिए कि इस स्टोरी में क्या बताया जाए, तो ऐसा ये नहीं। यहाँ पे तीनों देखते हैं, ये गलत होगा। सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, किसी भी पैसेज को समराइज करना है। दोस्तों हम लोग जब पैसेज पूछता है तो हम लोग को भी सॉल्व करें हैं पैसेज, तो उसमें देखता है, पूछेगा कि टाइटल क्या है, सुटेबल टाइटल, सबसे सही टाइटल पूछता है। हम लोग जब पूरी स्टोरी को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तभी तो उसके टाइटल को बना पाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट सुटेबल टू टीच समराइजिंग। समराइजिंग पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि जब हम बच्चों को पैसेज पढ़ा के बोलेंगे कि अब आप लोग पता करिए कि इसकी टाइटल क्या होगी इस स्टोरी की, तो उसमें बच्चे अच्छे से उसको समराइज करेंगे, फिर उसको समझेंगे, तब जाके टाइटल बता पाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन्वॉल्व्स मोस्ट इन्फरेंस मेकिंग बाय स्टूडेंट आफ्टर रीडिंग ए पोएम। क्या पोएम को पढ़ने के बाद स्टूडेंट के द्वारा सबसे अच्छा क्या दिया जा रहा है वो देखते हैं। डज द टाइटल गिवन बाय द पोएट फिट द पोएम। क्या जो पोएट के द्वारा टाइटल दिया गया वो पोएट पे फिट होता है, मतलब जो पोएम दी गई है उस पे वो फिट होता है। ऑप्शन में पिक एन इमेजिनरी फ्रॉम द पोएम एंड यूज इट इन ए सेंटेंस। क्या इमेजिनरी फॉर्म को पिक करेंगे फिर उसके बाद उसको यूज करेंगे सेंटेंस में। ऑप्शन सी राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन व्हाट यू मोस्ट लाइक अबाउट द पोएम। क्या आप पोएम के बारे में जो सबसे अच्छा पसंद करते हो उस पर शॉर्ट नोट लिखने को बोलेंगे। ऑप्शन ए हाउ डिड द फॉरेस्ट अपीयर टू द लिटिल बॉय एज पर द पोएम। पोएम में कैसा लिटिल बॉय को क्या दिख रहा है, फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है, ऐसे चर्चा करने को बोलेंगे। तो यहाँ आप देखते हैं इन्फरेंस मेकिंग बाय स्टूडेंट। स्टूडेंट के द्वारा इन्फरेंस जो वो डिस्कस करते हैं अपने अंदर तुक्का, जैसे तुक्का लगाना होता है, गेस करना होता है। यहाँ क्या करें, डज द टाइटल गिवन बाय द पोएट फिट द पोएम। क्या पोएम को जो टाइटल दिया गया है राइटर के द्वारा क्या वो सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डज द टाइटल गिवन बाय द पोएट फिट टू द पोएम। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग एक्सरसाइज इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ टीचिंग टीचर यूजिंग स्कैफोल्डिंग। यहाँ आप देखते हैं कि सबसे अच्छा तरीका क्या है, राइटिंग एक्सरसाइज, लिखने के अभ्यास का सबसे इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ टीचर यूजिंग स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन ये दिया गया है प्रोवाइड स्टूडेंट विथ सेंटेंस स्टार्टेड टू बीइंग देयर सेंटेंस और आइडिया। ऑप्शन बी वंस स्टूडेंट फिनिश राइटिंग ग्रेड देन एंड शेयर द सेम। क्या करेंगे, बच्चों को कहेंगे आप जल्दी से इसको खत्म करिए, फिर इसके बाद उसको ग्रेड प्रदान करते जाएंगे, फिर ऐसा शेयर करने को कहेंगे अन्य लोगों को। ऑप्शन सी दिया गया शेयर ए लिस्ट ऑफ टॉपिक्स विद स्टूडेंट एंड आस्क देम टू राइट ऑन देयर फेवरेट टॉपिक। क्या कुछ टॉपिक बच्चों को शेयर करेंगे, फिर उसमें बच्चों से बोलेंगे कि आप जो को फेवरेट टॉपिक है उस पर आप नोट राइट करें। ऑप्शन डी दिया गया आस्क स्टूडेंट टू रीड ए पैसेज। क्या करेंगे, पैसेज को स्टूडेंट को बोलेंगे कि वो लोग पैसेज को रीड करें एंड राइट देयर ओपिनियन अबाउट द मेन कैरेक्टर। और मेन कैरेक्टर के बारे में उनका ओपिनियन पूछेंगे। यहाँ आप देखते हैं ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है। सबसे सही ऑप्शन क्या होगा, प्रोवाइड स्टूडेंट विथ सेंटेंस। क्या करेंगे, बच्चों को सेंटेंस प्रोवाइड कराएंगे, फिर उसके बाद स्टार्टेड टू बीइंग देयर सेंटेंस और आइडिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि अपने अनुभव से अपने विचारों से सेंटेंस का फॉर्मेशन करें। उसमें क्या करते हैं टीचर, थोड़ी मदद करते हैं, थोड़ा बच्चे अपने से सीखते हैं, तो उसमें धीरे धीरे करके बच्चे करेंगे, लेकिन इसमें प्रोवाइड करेंगे, बच्चों को सक्रिय रूप से उसमें कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंडक्टिव। यहाँ देखें इंडक्टिव अप्रोच टूवर्ड्स टीचिंग द टॉपिक ऑफ प्रीपोजिशन टू स्टूडेंट। स्टूडेंट को प्रीपोजिशन पढ़ाने के लिए इंडक्टिव मेथड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए एक्सप्लेन द रूल ऑफ यूजिंग प्रीपोजिशन एंड गिवन एग्जाम्पल। क्या स्टूडेंट को एग्जाम्पल रूल देंगे, फिर उसके बाद करेंगे गिव सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंसेस विथ प्रीपोजिशन एंड आस्क स्टूडेंट टू डिराइव द सेम रूल। क्या करेंगे, बच्चों को कुछ सेवरल एग्जाम्पल्स देंगे आप सेंटेंसेस जिसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसका हम प्रयोग करेंगे, बच्चों को बोलेंगे कि वही वो अपना लोग यूज करके सेंटेंस का निर्माण करें। ऑप्शन सी दिया है एक्सप्लेन विद ईच प्रीपोजिशन इंडिकेट बाय शोइंग इट विजुअली एंड देन आस्क स्टूडेंट टू यूज दिस इन सेंटेंस। क्या करेंगे, एक्सप्लेन द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को एक्सप्लेन करेंगे, जितने प्रीपोजिशन होते हैं सबके एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, फिर बच्चों को बोलेंगे उसका यूज करें, फिर क्या करेंगे सेंटेंस में उसका यूज करने को बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी दिया गिविंग सेंटेंस आस्क स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई वर्ड दैट आर नॉट नाउन प्रोनाउन वर्ब आर एडजेक्टिव। वहां पे हम क्या करेंगे, बच्चों को सेंटेंस दे देंगे, उसमें हम बच्चों से पूछेंगे कि इसमें पहचानो कि क्या नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, और वर्ब को पहचानने के लिए बच्चों को कहेंगे। ये सब तरीका देखे सही नहीं। सबसे अच्छा इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि को पूछा जा रहा है। आगमन विधि क्या होता है, पहले एग्जाम्पल देते हैं उसके बाद रूल को बताते हैं। यहाँ गिव सेवरल एग्जाम्पल्स, विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स देखे ऑफ सेंटेंस, वाक्यों का कई ठो एग्जाम्पल देंगे वाक्य में, फिर उसके बाद विथ प्रीपोजिशन जिसमें प्रीपोजिशन इंक्लूड होंगे, एंड आस्क स्टूडेंट टू डिराइव द सेम रूल।
क्या करें, फिर बच्चों को कहेंगे कि इस रूल का प्रयोग करके अपना सेंटेंस का फॉर्मेशन करें। यहाँ पे क्या होगा, पहले रूल बताया, पहले एग्जाम्पल दिया जा रहा है, उसके बाद रूल बताया जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब क्या होता है, वही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स, क्या करें, बच्चों के लैंग्वेज, लर्नर्स के लैंग्वेज को यूज करना। ऑप्शन में टीचिंग मेनी लैंग्वेज इन स्कूल, क्या स्कूल में बहुत से लैंग्वेज को पढ़ा देना मल्टी लैंग्वेजिज्म होता है, तो ये सब नहीं है। हमने आपको मल्टी लैंग्वेजिज्म पढ़ाया है, क्या होता है उसमें, जैसे विभिन्न बच्चों की मातृभाषा, बच्चों के नेटिव लैंग्वेज का यूज करके फिर उनको अदर लैंग्वेज सिखाना। क्लास में विभिन्न प्रकार के बच्चे आते हैं तो वो विभिन्न प्रकार की भाषाएं अपने अपने मातृ लैंग्वेज में आते होंगे, मातृभाषा में आते हैं या नेटिव लैंग्वेज में आते हैं, तो उन सभी को हमें क्या देनी होगी, वरीयता देनी होगी। ऑप्शन सी दे टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम एंड इंडियन लैंग्वेज, क्या करेंगे इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे फिर इंडियन लैंग्वेज में, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी है टीचिंग थ्रू मदर टंग, क्या करेंगे मातृभाषा में उनको पढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सीधी दिया है ओनली, ओनली जहाँ आता है निगेटिव सेंटेंस होता है, इसको हम गलत मानेंगे। ऑप्शन है मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स, क्या करेंगे लैंग्वेज किसका यूज करेंगे, लर्नर्स की लैंग्वेज को यूज कर करके उनको समझाएंगे, उनको उसी उनकी भाषा में पढ़ाएंगे। अब क्लास में बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो क्या हम बहुत सारे बच्चे जितने हैं क्या सब एक ही मातृभाषा जानते होंगे, तो नहीं, उनकी मातृभाषा अलग हो सकती है, तो सबकी अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ाना मल्टीलिंगुअलिज्म होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ दीज इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट असेसमेंट इन एन असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर ए लेसन ऑन टेंस फॉर्म। टेंस फॉर्म के लेसन में असेसमेंट ऑफ लर्निंग सीखने को क्या व्यक्त करेंगे, सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, बच्चे टेंस को सही तरीके से सीख गए हैं, उसका हमें क्या करना है, मूल्यांकन करना है, तो कैसे हम करेंगे इतना ही बताना है। ऑप्शन ए दिएगा व्हाट आर वर्ब, वर्ब क्या होता है, तो इसमें देखिए टेंस की कोई बात नहीं, वर्ब में वर्ब की डिफिनेशन बता दे, बात खत्म, उसमें टेंस नहीं देना है, एग्जाम्पल दे देंगे क्या होगा, ऐसा नहीं। ऑप्शन बी दिया गया है यूजिंग द गिवन रूल शीट, क्या करेंगे रूल शीट को गिवन, यूजिंग द गिवन रूल शीट, जो रूल दिए गए हैं उसका यूज करेंगे। और देन द वर्कशीट एंड राइट द करेक्ट टेंस फॉर्म, फिर उसको क्या करेंगे, इनको एक सीट प्रदान कर देंगे बच्चों को कि ये लो ये सीट है, पूरा इसका एग्जाम्पल रूल दिया गया है टेंसेस का, इसको तुम पढ़ लो फिर इसको अपना फॉलो करो, तो ऐसा नहीं है, इसका कोई नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं टेक द टेक्स्ट बुक, कोई टेक्स्ट बुक लेंगे और अंडरलाइन द डिफिनीशन ऑफ पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, क्या केवल हमें पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस की डिफिनीशन पढ़ लेने से पूरा हमें टेंस समझ में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कभी हमने आप लोगों को पीछे पढ़ाया भी है, टेंस पढ़ाया, तो आप लोग देख सकते हैं टेंस में क्या क्या पढ़ना होता है, कितनी सारी बारीकियों को ध्यान में देना होता है, जब तक हम उनको ध्यान नहीं देंगे तो हमें टेंस अच्छे से नहीं आएगा, और टेंस से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये सब देखे तीनों ऑप्शन गलत हो जाता है, बचता केवल एक ही है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स इन सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ आप देखिए खाली स्थान दिया गया है ही, खाली स्थान, फिर रन, यहाँ वर्ब की फॉर्म दी गई है वेरी फास्ट यस्टरडे, यहाँ पे हमें अब देखना है कि कौन से इसका क्या करेंगे, फिर पास्ट टेंस, हम लोग वैसे भी अगर पास्ट टेंस हमें इंडिकेट ना करता, तो हम लोग जब पढ़े थे पास्ट टेंस उसमें हम बताए थे आपको कि जहां पर भी यस्टरडे एगो आ जाए तो ये क्या होता है, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस होता ही है। इसमें हमें अगर अब यहाँ पे तो सिंपल सिंपल बता दिया गया है, छोटे बच्चों की बात हो रही है भाई, बताना ही पड़ेगा। यहाँ देखिए सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है, सेंटेंस क्या दिया गया है, यहाँ दे दिया गया ही, खाली स्थान दिया गया है, यहाँ वर्ब की फॉर्म दी गई है रन, क्या करना है वेरी फास्ट यस्टरडे, वेरी फास्ट यस्टरडे। दोस्तों हम ध्यान देंगे कि जब हमें पास्ट टेंस में प्रयोग करना है तो हम क्या करेंगे, रन की सेकंड फॉर्म देखेंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है, क्यों करना है, ना तो ये निगेटिव टेंस है ना तो इंट्रोगेटिव है, तो हमें जानते हैं कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तो उसमें क्या करेंगे, निगेटिव रहेगा डिड का प्रयोग होगा, इंट्रोगेटिव होगा तो डिड का क्वेश्चन मार्क के रूप में प्रयोग होगा, तो वहां क्वेश्चन वर्ड दिए रहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस का पास्ट टेंस बनाएंगे तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, रैन भर देंगे, रन की सेकंड फॉर्म रैन भर देंगे, तो ये पास्ट टेंस में फॉर्मेट हो जाएगा। तो अगर बच्चों को हम ऐसा करने के लिए कहेंगे, तो देखिए दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जो बच्चा टेंस की जानकारी रखता होगा वही इस टेंस का फॉर्मेशन कर सकता है, इसमें रैन को भर सकता है, नहीं तो वो कुछ भी भर देगा, रन्स कर देंगे, रनिंग कर देंगे, कोई भी सेंटेंस भर देगा तो वो गलत माना जाएगा।
तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, डी सही होगा। पूछा क्या जा रहा है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, बच्चे को देखा जा रहा है कि वो टेंस को कितने अच्छे तरीके सीखे हैं। जो बच्चा अच्छे तरीके से टेंस सीखा होगा वही तो इसको भर पाएगा, नहीं तो सब नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होता है। अगला प्रश्न है, कलेक्शन ऑफ वेरियस इंस्टांसेस ऑफ लर्निंग एज लर्नर अंडरटेक लर्निंग एंड कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ द सेम इज नोन एज। क्या करेंगे, बच्चे जब स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उनका जो स्कूल में प्रवेश करने के बाद से लेके जब तक स्कूल से घर नहीं जाते हैं, सारा जो उनका डाटा रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, यही बताना है। ऑप्शन देगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। क्या असेसमेंट ऑफ लर्निंग सीखने का मूल्यांकन क्या है, ऐसा नहीं है। समेटिव असेसमेंट क्या योगात्मक मूल्यांकन है। असेसमेंट टास्क क्या ये मूल्यांकन का टास्क कोई है, तो ऐसा नहीं। पोर्टफोलियो असेसमेंट, पोर्टफोलियो असेसमेंट को हम लोग जानते हैं दोस्तों। पोर्टफोलियो किसे कहते हैं, पोर्टफोलियो होता है कि बच्चा जब घर से निकलता है, स्कूल में प्रवेश कर जाता है, उसके प्रवेश करने से लेकर उसके घर वापसी तक का जितना वो कार्य करता है, जितनी एक्टिविटी करता है, जितना प्रोग्रेस होता है, उसका जो सब कुछ होता है, उसका डाटा जिस लिस्ट में रखा जाता है, जिसमें रखा जाता है टेक्स्ट बुक में, वो क्या होता है, उसे पोर्टफोलियो हम लोग कहते हैं। तो बच्चे को डाटा को एकत्रित करना ही पोर्टफोलियो होता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ए कॉमन फीचर ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज द यूज ऑफ ऑथेंटिक टेक्स्ट। क्या है, ए कॉमन फीचर ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज द यूज ऑफ ऑथेंटिक टेक्स्ट। क्या ऑथेंटिक टेक्स्ट को हमको बताना है, तो उसमें क्या है देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट फुलफिल द पर्पज ऑफ ऑथेंटिक टेक्स्ट। यहाँ देखेंगे चार ऑप्शन दिया गया। लिस्ट सबसे कम जो ऑथेंटिक टेक्स्ट को पर्पस को फुलफिल कर रहा है वही हमें बताना है। तीन जो होंगे ऑथेंटिक टेक्स्ट के पर्पस को फुलफिल करते होंगे, एक नहीं करता हुआ। ऑप्शन है ए रूल शीट फॉर फोनिक्स। क्या है ए रूल शीट फॉर फोनिक्स। ऑप्शन है फूड मेनू एट द लोकल रेस्टोरेंट, ये करेगा दोस्तों। ऑप्शन सी है ए वीडियो यूज्ड टू प्रमोट हेल्थ एंड हाइजीन, ये भी करेगा। ऑप्शन डी ए लेटर टू एन ऑथर इन रिस्पॉन्स टू ए पब्लिश्ड बुक। यहाँ देखते हैं ऑप्शन तीनों जो है ये इसको क्या करता है, इसके पर्पस को पूरा करता है। लेकिन ऑप्शन बी है ए रूल शीट फॉर ए फोनिक्स। फोनिक्स के रूल शीट क्या करते हैं, ऑथेंटिक टेक्स्ट को फॉलो करते हैं, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्स इज एन ऑनलाइन टूल। एक्स क्या है, एक ऑनलाइन टूल है, उपकरण है। विच प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ फ्लैश कार्ड। क्या करता है, जो फ्लैश कार्ड को प्रोवाइड करता है। विथ न्यू वर्ड्स, नए शब्दों से। देयर मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड यूजेज इन सेंटेंस, उनके प्रोनाउंसिएशन को, उनके मीनिंग को एक सेंटेंस में यूज करते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल कैन बी बिल्ट यूजिंग दिस ऑनलाइन टूल। इस ऑनलाइन टूल का प्रयोग करके सबसे अच्छा हम क्या करेंगे, किस पर्पस को फुलफिल कर सकते हैं, किस स्किल को हम बढ़ावा दे सकते हैं। ऑप्शन है मेकिंग कनेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट टेक्स्ट। तो मेकिंग कनेक्शन, दो डिफरेंट टेक्स्ट के बीच में कनेक्शन क्या है उनको विकसित करना है। ऑप्शन है रीडिंग ए गिवन टेक्स्ट एंड आंसरिंग फैक्चुअल क्वेश्चन। क्या करेंगे, टेक्स्ट को रीड करेंगे फिर उसके बाद आंसर को बताएंगे। ऑप्शन सी है मेकिंग इन्फरेंस अबाउट इवेंट्स इन द स्टोरी। क्या ऐसा है। ऑप्शन डी है रीडिंग ए गिवन टेक्स्ट फ्लुएंटली विथ एक्सप्रेशन। क्या जो टेक्स्ट दिया गया उसको पढ़ेंगे विथ एक्सप्रेशन के तहत, फ्लुएंटली भी पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन उसके तहत दिखाते रहेंगे। जो भी एक्टिविटी करेंगे, जैसे क्लास में छोटे बच्चों में बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाती हैं ताकि बच्चों के क्लास को मनोरंजित किया जा सके। तो ये टूल जो है इसको पढ़ाने के इसमें क्या कर रहा है, प्रोनाउंसिएशन भी बता रहा है और मीनिंग भी बता रहा है। सीधे वही करना है, क्या करना है, फ्लुएंटली विथ एक्सप्रेशन। जब हम समझेंगे मीनिंग को तो एक्सप्रेशन अच्छे से करेंगे, प्रोनाउंसिएशन आएगा तो हम लोग फ्लुएंटली पढ़ेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है, ए स्टूडेंट रोट द फॉलोइंग व्हेन आस्क्ड टू राइट ए पैराग्राफ ऑन न्यू ईयर। जब कोई बच्चा उसको क्या कर रहा है, एक पैराग्राफ नए साल पे लिखने के लिए बोला जा रहा है। सेलिब्रेशन, इनवाइटेड फ्रेंड्स, क्या दोस्तों को इनवाइट करना। फिर बॉट केक, केक खरीदना। डेकोरेशन, सजाना, सजावट की वस्तुएं। ड्रिंक्स, स्नैक्स, क्या ड्रिंक्स स्नैक्स को लाना, मतलब सारे क्या करना है, न्यू ईयर की पार्टी को कैसे सेलिब्रेट करना है, इसके लिए क्या करना है, पैराग्राफ को लिखना है न्यू ईयर पे। तो बच्चा ऐसे ऐसे लिखता है, इनवाइट फ्रेंड दोस्तों को इनवाइट करता है, बॉट केक, केक खरीदता है, डेकोरेशन, ड्रिंक, स्नैक्स, ये सब करता है। यहाँ देखते हैं पेरेंट्स ब्लो बैलून्स
डेकोरेटेड, क्या करते हैं पेरेंट्स भी उसमें लगे होते हैं, बलून्स फुलाते हैं घर को सजाने के लिए। आप लोग न्यू ईयर मनाए भी होंगे तो वो सब सारी चीजें करे हैं। तो उसमें देखते हैं व्हाट स्टेप ऑफ पैराग्राफ राइटिंग शुड यू आस्क द स्टूडेंट टू मोस्ट फोकस ऑन नाउ। ये सारे एक्टिविटी उसको देखने के बाद बच्चों को किस पर फोकस ज्यादा करने के लिए कहेंगे कि जब पैराग्राफ राइटिंग लिखी जाती है सबसे ज्यादा किस पर फोकस किया था, इसको दर्शाने के लिए बच्चों को क्या समझाएंगे, क्या आइडिएटिंग समझाएंगे, ऐसा नहीं है, क्या स्ट्रक्चरिंग समझाएंगे, क्या ड्राफ्टिंग समझाएंगे, क्या एडिटिंग। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम ड्राफ्टिंग समझाएंगे कि कैसे बच्चों को कोई भी चीज का प्रारूप तैयार करना होता है। पहले उसका खाका एक तो होता है प्रारूप, मतलब खाका तैयार करना होता है, तब उसके बारे में कोई एक्टिविटी करनी होती है। यहाँ पे हम क्या होता है ड्राफ्टिंग मतलब क्या होता है प्रारूप, उसका प्रारूप तैयार करने को बच्चों के क्या करेंगे समझाएंगे, उनको बताएंगे कि कैसे क्या करके तैयार करके तब फिर जाके उस पे हम पैसेज को पैराग्राफ को लिखेंगे। ये था यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।